चलिए हम क्लास रिकॉर्ड कर दे रहे हैं। तो कॉलिजन में आपको एक बात समझना होगा कि कॉलिजन मतलब सिंपल सा टक्कर। अभी हम लोग नॉर्मल कॉन्सेप्ट में बात करेंगे। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट, मान लो यहाँ पे हम दो बॉल की बात कर रहे हैं, नॉर्मल सी बॉल, ये देखो एक का मास m1 और दूसरे का मास m2, ये जा रहा है v1 वेलोसिटी से और ये जा रहा है v2 वेलोसिटी से। लास्ट क्लास इतना आपको हम समझा चुके थे मोमेंटम के कॉन्सेप्ट के ऊपर कि कॉलिजन जब भी होता है तो मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू ऑलवेज मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। ये आपको हम प्रूफ कर चुके थे, याद होगा लास्ट क्लास का प्रूफ। ये सबको याद कर लेना है, कॉलिजन किसी टाइप का क्यों ना हो, जितना कॉलिजन बिफोर था मोमेंटम कॉलिजन के पहले था, उतना ही मोमेंटम कॉलिजन के बाद होगा। ये कंफर्म बात है। मान लीजिए दो मास है m1 और m2 और v1 बड़ा है v2 से, यानी v1 v2 की ओर जा रहा है उसको टक्कर मारने, दोनों में कॉलिजन होगा। और कॉलिजन होगा तो m1 और m2 दोनों का शेप बिगड़ेगा। m1 m2 में फोर्स लगाएगा, m2 m1 में फोर्स लगाएगा, दोनों के शेप में डिफॉर्मेशन आएगा, चाहे वो मॉलिक्यूलर लेवल पे ही क्यों ना हो, चाहे वो आपको दिखाई दे या ना दे, डिफॉर्मेशन जरूर होगा। जब दो बॉडी डिफॉर्म होता है और उसके बाद दोनों दूसरे फोर्स लगाता है, अगर ये सेपरेट होता है, फिर सेपरेट होता है इसका मतलब ये कि ये डिफॉर्म होने के बाद अपना ओरिजिनल शेप फिर से पाना चाहता है, m1 भी पाना चाहता है और m2 भी। अगर डिफॉर्म होने के बाद ये अपने ओरिजिनल शेप को पूरी तरह से गेन कर लेता है। देखो डिफॉर्म होने में असल में आपका जो काइनेटिक एनर्जी है, जो आपने v1 v2 दिया, ये आपने काइनेटिक एनर्जी को दिया है। जब बॉडी में टक्कर होता है तो वही काइनेटिक एनर्जी इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। यानी आपका हर्षित राज आते ही हाथ उठा दिए हो, नहीं हम सेम डायरेक्शन की बात की है हर्षित, लेफ्ट डायरेक्शन में नहीं होगा, हम सेम डायरेक्शन का बात किए। आपका सवाल जो है एरो का है लेफ्ट डायरेक्शन में होगा, अभी हम सेम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है हर्षित। और वेक्टर लगा के चलेंगे, हर टॉपिक पर वेक्टर लगा के चलेंगे। इसका मतलब ये कि साइन के कंसिडरेशन से आपको प्रॉब्लम अभी नहीं है, सबके ऊपर एरो लगा ही हुआ रहेगा। सवाल में जैसा बोलेगा हम वैसा काम करेंगे, सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन हम देखेंगे। अभी हम सबके ऊपर वेक्टर लगा के ही चलेंगे, ठीक है। तो क्या दो मास है m1 m2, दोनों में जब टक्कर होगा तो m1 m2 और m2 m1 में फोर्स लगाएगा तो दोनों एक दूसरे को डिफॉर्म करेगा, उनके शेप में डिफॉर्मेशन आएगा। और उसके बाद जब दोनों दूसरे फोर्स लगाएगा तो ये अपना ओरिजिनल शेप पाना चाहेगा। असल में अगर आपने जो काइनेटिक एनर्जी दिया है, इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर, इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ m2 v2 स्क्वायर, मान लो दोनों को जोड़ के 100 जूल होता है। तो जब ये डिफॉर्म होगा तो ये उसके 100 जूल में से कुछ एनर्जी इनके पोटेंशियल एनर्जी के रूप में इसमें जमा हो जाएगा शेप डिफॉर्मेशन में। यानी कि मान लो अब इसके पास काइनेटिक एनर्जी बचेगा मात्र 80 जूल, 20 जूल कहाँ गया डिफॉर्म होने में। अगर ये अलग होते हैं और अलग होने के बाद अपना शेप फिर से गेन कर लेते हैं, ओरिजिनल शेप पूरी तरह से गेन कर लेते हैं, मतलब वो जो पोटेंशियल एनर्जी में इनका गया था काइनेटिक एनर्जी, वो वापस इनके काइनेटिक एनर्जी में आ जाएगा। अगर ये कंप्लीटली अपना शेप गेन कर लेते हैं तो उसके बाद भले वेलोसिटी बदल जाए, m1 m2, ये हो जाएगा मान लो v1 डैश, ये हो जाएगा v2 डैश। वेलोसिटी भले अब v1 का कम हो जाएगा, v2 का ज्यादा हो जाएगा, v1 डैश कम हो जाएगा, v2 डैश ज्यादा हो जाएगा। जल्दी बंद हो गया मेरा, हमको गर्मी लगेगा, फैन चालू कर ले। आजकल लाइट का बड़ा सिचुएशन इधर मेरे कोचिंग में हो रहा है। खैर, तो v1 डैश ज्यादा हो जाएगा v2 डैश से, तो उस सिचुएशन में अगर ये पूरी तरह से अपना एनर्जी गेन कर चुका है पूरी तरह से, तो ऐसा कॉलिजन कहलाता है इलास्टिक कॉलिजन, आप भी जानते हैं। तो अगर इस कॉलिजन को आप बोलते हो कि ये कॉलिजन हमारा इलास्टिक कॉलिजन है, इलास्टिक कॉलिजन, तो इलास्टिक कॉलिजन की पहचान क्या होगी भाई? इलास्टिक कॉलिजन की एक ही पहचान है कि एनर्जी में कोई भी बर्बादी नहीं होगा। कौन सी एनर्जी में? काइनेटिक एनर्जी में। जितना काइनेटिक एनर्जी पहले था उतना ही काइनेटिक एनर्जी बाद में रहेगा। हाँ, एक कॉन्सेप्ट तो हमेशा वैलिड रहेगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो एक बात तो तय है कि जितना मोमेंटम बिफोर कॉलिजन था उतना ही मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन होगा। मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, आज नॉर्मल से बात करें ना, बेसिक लेवल, कोई न्यूमेरिकल पे नहीं एंट्री मारे, पिछले दिन छोड़े हुए न्यूमेरिकल हमको याद है लेकिन उस पर नहीं गए, न्यूमेरिकल सब में नहीं गए। इस चैप्टर का एक न्यूमेरिकल 3-3 पेज का है, इससे एडवांस के डायरेक्ट सॉल्व उठाए जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको वो तकलीफ दे रहा है कई लोगों को। तो हम चाह रहे हैं कि भी अभी आराम से आप पहले बेसिक क्वेश्चन को अच्छे से बनाएं, बेस अच्छा हो जाएगा, अपने आप बनेगा, मुकाना नहीं। मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। तो बिफोर आपका मोमेंटम क्या है? m1 v1। गौर करो, v1 के ऊपर एरो लिखे हैं तो डायरेक्शन कुछ भी रहेगा, हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, वैल्यू नहीं डाले।
तो डायरेक्शन इधर है उधर है, वो वैल्यू डालने वक्त हो जाएगा। मान लो ये उधर जा रहा होता, वो उधर आ रहा होता, V2 इधर आ रहा होता, तो V2 का वैल्यू माइनस में लिखते थे, वैल्यू पुट करते। अभी हम एरो में लिख रहे हैं, प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश। ये देख रहे हैं आप, M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश। ये कंडीशन तो है मोमेंटम का, लेकिन अगर कॉलिजन आपका इलास्टिक है तो एक और शर्त यहाँ पे लागू होगा कि जितना काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन है, बिफोर, ठीक उतना ही काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन होगा। बिफोर जितना है ठीक उतना ही आफ्टर होगा। यानी इक्वेशन ये देखिए, जितना भी हम न्यूमेरिकल ऐड करेंगे इन्हीं इक्वेशंस पे करेंगे, इसलिए वो सिखा रहे हैं आपको। हाफ M1 V1 का स्क्वायर, यहाँ एरो नहीं लगाया, आपको पास चल रहा है ना वेलोसिटी पे एरो क्यों नहीं लगाया, क्योंकि एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, उस पे एरो लगा के मत तेज बनना कोई। प्लस हाफ M2 V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ M1 V1 डैश का स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 डैश का स्क्वायर। तो ये दो इक्वेशन से ही हम सारा का सारा इलास्टिक कॉलिजन का न्यूमेरिकल बनाएंगे। एक बात होता है, कॉलिजन कोई भी क्यों ना हो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हर जगह वैलिड है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो, ध्यान रखें। और दूसरी बात, जितना एनर्जी पहले था काइनेटिक एनर्जी अगर उतना ही बाद में है, यानी बॉडीज ने अपने कंप्लीटली शेप को गेन कर लिया है, और उस केस में जितना पोटेंशियल एनर्जी टक्कर के समय कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी गया है, टक्कर हुआ है उस समय कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी बदला है पोटेंशियल एनर्जी में, लेकिन हटते वक्त वही पोटेंशियल वापस आपको काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिल चुका है। भले वो जैसे मिला हो, लेकिन आपको पूरा पूरी अगर मिल गया तो वो कहलाएगा इलास्टिक कॉलिजन। ठीक है, आप अगला हम इधर नहीं लिख रहे हैं क्योंकि कई लोगों को दिक्कत होता है देखने में, तो हम बोल सोचते कि बोर्ड का छोटा ही एरिया कवर करें, कम कम से ही आगे बढ़े। इलास्टिक के बाद नंबर 2 योर इन इलास्टिक कॉलिजन। देखिए इन इलास्टिक कॉलिजन क्या होता है, ये हम फोटो खींच लिए हैं, वैसे एक साथ आपको हम सारा भेज देंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट अगर ले पा रहे हैं तो ठीक है, तो तभी हम तुरंत भेज देंगे आपको, चिंता मत कीजिएगा। इलास्टिक कॉलिजन के बाद जो दूसरा कॉलिजन है उसका नाम है इन इलास्टिक कॉलिजन। कुछ बॉडीज ऐसे होते हैं जो परफेक्टली इन इलास्टिक होते हैं, ये है परफेक्टली इलास्टिक। अभी जो आप देखें ये परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब बॉडी डिफॉर्म होने के बाद अपना शेप कंप्लीटली गेन कर लेगा, तो ये कहलाएगा कंप्लीटली इलास्टिक। कंप्लीटली इलास्टिक। इतनी देर में आप लोगों ने 8 क्वेश्चन पूछ दिया क्या भाई? कल इंग्लिश का एग्जाम है क्या? अच्छा आप ठीक बताया, मतलब इंग्लिश के लोग को समय चाहिए, मतलब उल्लू हम ही बैठे हुए यहाँ। तो आदमी पीएचडी का एग्जाम के लिए छुट्टी मांग के जाता था ऑफलाइन मोड में, इतना उल्लू बनाता था ट्यूशन, क्योंकि बस एग्जाम का भय। घर में करेगा कुछ नहीं, बैठ के आधा घंटा वही टीवी देखेगा, फेसबुक करेगा, व्हाट्सएप करेगा, थोड़ा पढ़ेगा। लेकिन ट्यूशन लगता है कितना बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट दे देगा आपको, आधे घंटे 1 घंटे का क्लास करने के लिए। छुट्टी 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 मारो छुट्टी, हम हो गया। क्या बात करने जा रहे थे हम लोग इलास्टिक कॉलिजन के बाद इन इलास्टिक कॉलिजन के ऊपर। इन इलास्टिक कॉलिजन में बॉडी अपना शेप बिल्कुल गेन नहीं करेगा, यानी टक्कर होने के बाद बॉडी एक दूसरे पे चिपक जाएगा और कॉमन वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा। कॉलिजन होने के बाद भी सेपरेट नहीं होगा, M1 और M2 सेपरेट नहीं होगा, और एक कॉमन वेलोसिटी V डैश से बढ़ने लगेगा। कॉमन वेलोसिटी V डैश से, जैसे कि कोई हिंदी फिल्म का हीरो है, चलता हुआ कार में कूद गया, कार के ऊपर कूदा तो वहां पे कॉलिजन हुआ, लेकिन कूद के वो जंप आउट नहीं हुआ, उसी को पकड़ लिया, मतलब अब कार का स्पीड और उसका स्पीड सेम हो गया, यानी वो वहां पे इनलास्टिक कॉलिजन है। जो बॉडी लाइट आ गया, अच्छी बात है। तो याद रखिएगा बॉडी सेपरेट नहीं हो रहा है तो वो आपका इनलास्टिक कॉलिजन है, यानी बॉडी जैसे डिफॉर्म हुआ वैसे ही रह गया, मतलब जितना पोटेंशियल एनर्जी वो गेन किया उसका इतना सा भी आपको वापस नहीं किया, सारा का सारा एनर्जी खा गया, तो वो हो जाएगा आपका इनइलास्टिक कॉलिजन। नंबर 2 इज योर इनइलास्टिक कॉलिजन। एक साथ इनइलास्टिक अलग हो गया, एक साथ है इनइलास्टिक कॉलिजन। इसमें क्या है, मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर, ये तो बिल्कुल वैलिड रहेगा, चाहे कॉलिजन कैसा हो, ये हमेशा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिल्कुल रहेगा। मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर, बिफोर में m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू, अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे m1 प्लस m2 into में v डैश। एक साथ m1 v डैश प्लस m2 v डैश लिखने से अच्छा कि एक साथ लिख दिए, समझ में आ रहा है। काइनेटिक एनर्जी जितना पहले था, ऑब्वियस सी बात है पहले ज्यादा होगा बाद में कम, तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर अब हमेशा
ज्यादा रहेगा काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन से, ये ध्यान रखिएगा। काइनेटिक एनर्जी अब आफ्टर हो जाएगा हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी डैश का स्क्वायर, लेकिन अब ये इक्वल नहीं रहेगा, पहले वाला ज्यादा बाद वाला कम। इसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे बाद में, प्रूफ करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी घट जाता है, इसको हम लोग प्रूफ करके दिखाएंगे, ध्यान रखिएगा, लेकिन अभी नहीं। अभी आपको बस समझ लेना है कि काइनेटिक एनर्जी जो बिफोर है ये हमेशा ज्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी आफ्टर, यानी हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी डैश का स्क्वायर। तो ये आपका इनइलास्टिक कोलिजन कहलाता है। तो अभी तक आपने दो कोलिजन देखा, एक इलास्टिक कोलिजन, दूसरा इनइलास्टिक कोलिजन। इसका भी मैंने फोटो ले लिया, आपको एक साथ हम दोनों फोटो सेंड कर देते हैं। अब तीसरा, क्योंकि आपको इसमें समय बचता है, लेकिन इसका कुछ लोग फायदा उठाते हैं कि फोन में ही छोड़ देते हैं कि हाँ भैया भेज दिए, रह जाएगा। ये हम इसलिए भेजते हैं, कई लोग को ब्लर दिखता है, कभी किसी का नेटवर्क ऊपर नीचे हो गया तो इसलिए भेजते हैं। यहाँ फायदे अलग उठा रहा है तुम लोग मेरा, ये लोग गया। ओके, तो कॉलिजन के इस कॉन्सेप्ट को आपने सीखा। तीसरा कॉलेज का ये होता है, एक इलास्टिक हो गया, एक इनइलास्टिक। इलास्टिक मतलब परफेक्टली इलास्टिक, एक होता है पार्शियली इलास्टिक। पार्शियली इलास्टिक मतलब अपना शेप गेन करना चाहा, कंप्लीटली गेन नहीं कर पाया, पार्शियली गेन कर पाया, मतलब थोड़ा गेन किया, थोड़ा गेन नहीं हो पाया, वो हो गया पार्शियल इलास्टिक कोलिजन। अब पार्शियल इलास्टिक कोलिजन में क्या होता होगा? नंबर 3 जो पार्शियल इलास्टिक कोलिजन, इसमें भी वही है, बॉडी बस सेपरेट होता है लेकिन एनर्जी बर्बाद होता है। इसमें एनर्जी कुछ ना कुछ वो अपने में जो लिया वो वापस नहीं करेगा, तो ये कहलाएगा पार्शियल इलास्टिक कोलिजन। मतलब बॉडी सेपरेट तो हुआ है, m1 m2 v1 डैश v2 डैश, बॉडी सेपरेट तो हुआ है, लेकिन अब आपका पूरी तरह से शेप गेन नहीं किया है। पार्शियल इलास्टिक की पहचान ये तो जरूर है भाई, ये तो रहेगा कि जितना मोमेंटम बिफोर था उतना ही मोमेंटम आफ्टर, ये कंफर्म रहेगा हमेशा। यानी m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश, ये तो आपका एकदम बिल्कुल रहेगा तैयार, इसमें कोई राय, कोई दो राय नहीं। लेकिन जितना बिफोर था काइनेटिक एनर्जी अब उतना आफ्टर नहीं रहेगा। अगर पहले 100 था तो बाद में हो सकता है 50 रहे, 55 रहे, 60 रहे, 80 रहे, एग्जैक्ट 100 नहीं रहेगा। मतलब बिफोर ज्यादा रहेगा, आफ्टर हमेशा कम हो जाएगा। तो ये इक्वेशन वैसा ही दिख रहा होगा आपको, लेकिन अब यहाँ इक्वल टू आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो एक बात आपको समझ में आया कि आपको यहाँ पे हम तीन तरह का कोलिजन बताएं, इलास्टिक यानी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, पार्शियली इलास्टिक कोलिजन एंड इनइलास्टिक कोलिजन। अब परफेक्टली इलास्टिक यानी अब इनइलास्टिक कोलिजन या पार्शियल इलास्टिक कोलिजन या इलास्टिक कोलिजन, इसमें अंतर करना है तो मोमेंटम के हिसाब से अंतर नहीं होगा, क्योंकि इन तीनों ही कोलिजन में अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो जितना मोमेंटम पहले था उतना ही मोमेंटम बाद में रहेगा। टाइम ऑफ इम्पैक्ट, इम्पैक्ट के समय डिस्टेंस कवर, ये सब में सेम रहता है। इम्पैक्ट हुआ, इम्पैक्ट के समय जितना डिस्टेंस दोनों कवर करेगा वो सब सेम रहेगा। मोमेंटम भी जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा। एकमात्र अंतर इन दोनों तीनों में यही है, एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का। अगर पहले अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी बाद की एनर्जी के इक्वल हो गया तो ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा, जो कि आम जीवन में बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत कम। और अगर थोड़ा बहुत एनर्जी कम हो गया, ज्यादा ही कम हो गया, लेकिन बॉडी सेपरेट हो रहा है तो पार्शियली इलास्टिक, और अगर बॉडी एक साथ चिपक के चल रहा है तो पार्शियली परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो जाएगा। तो इस पे सवाल करने से पहले हम कुछ सीख लेते हैं। अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं पहले इलास्टिक कोलिजन के बारे में, फिर सीखेंगे इनइलास्टिक कोलिजन के बारे में। अब इलास्टिक कोलिजन जो है, अब इसका डेफिनेशन लिखवाने मत बोल देना बच्चों की तरह, 10th में नहीं हो अब तुम, कि व्हेन टू बॉडी कोलाइड सच दैट दिस एंड दिस, कंडीशन लिख दिए, हो गया आपका डेफिनेशन। लेकिन अब ये सब चीज एग्जाम में लिखने नहीं आता है, फिर भी आपको अगर लिखना हो बना के तो आप लिख सकते हैं। अब इलास्टिक कोलिजन में भी टाइप दो तरह का आपको पढ़ना है। एक पढ़ना है वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन ये कि अगर दो ऑब्जेक्ट है, टक्कर के पहले अगर ये एक्स एक्सिस में जाएगा, टक्कर के बाद भी ये एक्स एक्सिस में ही जाएगा, मतलब अलोंग द सेम लाइन। ठीक है, इफ टू बॉडीज आर मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस या किसी भी एक्सिस में, तो टक्कर के पहले अगर वो जिस एक्सिस में थे, टक्कर के बाद भी उसी एक्सिस में कंटिन्यू कर देंगे मूव करना, तो वो कहलाएगा मोशन या इलास्टिक कोलिजन या कोलिजन इन वन डायमेंशन। लेकिन अगर मान लो टक्कर के बाद दोनों दो डायरेक्शन में भाग गया, दो डायरेक्शन में, तो कोलिजन इन टू डायमेंशन। 3D में तो अभी हम जाएंगे नहीं, हम दो डायमेंशन की बात करेंगे। दो डायमेंशन कैरम खेल रहे हैं, टक्कर हुआ, इधर गया एक स्ट्राइकर इधर गया,
आपका इधर गया वो, ठीक है। बिलियर्ड्स खेल रहे हैं, आपका जो भी स्ट्रिप या सॉलिड है वो इधर गया, आपका स्ट्राइकर इधर गया। तो कुछ भी गेम में जब भी या कोई कार वाला किसी बस वाले को धक्का मारा, बस वाला कार वाले को मारा, तो दोनों टक्कर के बाद सेम ही रोड पे आगे बढ़ते रह गए, तो वो हो जाएगा 1 डायमेंशन। 2 डायरेक्शन में निकल गए तो हो जाएगा 2 डायमेंशन, ठीक है। अब आलू बम 4 है, मल्टीपल डायरेक्शन, अभी हम बात नहीं करेंगे 3D का, अभी हम सिर्फ 2 डायमेंशन की बात करें कॉलिजन पे, ठीक है। लेकिन कोई भी कैसा भी कॉलिजन हो, एक बात और गौर करें, मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। तो आज का पहला हेडिंग है, ये तीसरा आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये है पार्शियली इलास्टिक कॉलिजन, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ये इंट्रो था, ये भी जानकारी के लिए जरूरी था। मेरे माइक से थोड़ा सा क्या बता रहे हो आप, घड़ी पे भी तुम्हारा पूरा मैसेज नहीं आ पाया, क्या बोलना चाह रहे हो? हर्षित राज हमको बताना चाह रहा है साउंड के बारे में थोड़ा, मेरे माइक से थोड़ा सा नॉइज देता है आपका वॉइस से, वॉल्यूम कम करके रखते हैं बट फिर भी दर्द देता है कान। ऐसा क्या सबको होता है कि कान दर्द देता है? यहाँ तो माइक दूर रखे हैं, मेरे पास भी माइक नहीं है। क्या आप सबको कान दर्द देता है? हमको अपना वॉल्यूम कम करना है, क्या करना है? माइक खराब है, क्या है? आप सब अपनी राय दें। एक लड़के ने कहा कि तुमको ज्यादा प्रॉब्लम है यानी कि हर्षित राज को बिना मतलब का प्रॉब्लम। ऋषभ ने कहा कि सब ओके है, थैंक यू ऋषभ। नहीं, प्रॉब्लम तो बताइएगा। मान्य ने भी कहा कि सब ओके है। ए देखो बाबू, पकड़ा गया तुम, सब सही है, ठीक बोल रहा है। वाह, अरिजीतो मोहंती, सॉरी ना, इसने अरिजीत हम कह दिए तुम, इसने कहा बहुत मीठा आवाज है मेरा। ये तो पक्का तुम झूठ बोला है। हाँ, हर्षित राज का जस्ट दूसरा भाई एक और हर्षित राज बोला थोड़ा इशू है सर, लेकिन चलेगा, उतना प्रॉब्लम नहीं है। अंजना ने कहा सब ठीक है, थैंक यू। ओके, हम वॉल्यूम कम कर दे, थोड़ा वॉल्यूम कम कर देते हैं हम। वॉल्यूम मेरा हो गया है कम, और कम कर दे, एक मिनट। देखो वॉल्यूम बहुत कम कर दिया, हम जानबूझ के जोर बोलते हैं क्योंकि 12th में 1-2 बच्चे बोलते हैं कि आवाज ही नहीं आ रहा, तो हमको चिल्लाना पड़ता है। लो, हम वॉल्यूम वीक कर दिए हैं, अभी भी कोई प्रॉब्लम होगा तो बोलिएगा। सब ठीक है ना? देखो कितना अच्छे से बोला, सब ठीक है, ठीक है। बीच बीच में ये सब भी होते रहना चाहिए, लगातार क्लास में अच्छा थोड़ी है, लेकिन जरूरी है। अभी आपका जो क्लास, अभी जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं, ये इस मीटिंग में खत्म होकर अगले मीटिंग तक जाएगा, लंबा चलेगा। इसलिए प्लीज अभी जो इस मीटिंग में है, अगले मीटिंग में भी ज्वाइन कीजिएगा, तो आपका अधूरा रह जाएगा वो टॉपिक, क्योंकि अभी इस मीटिंग में 15 मिनट बचा हुआ है। सेम मीटिंग जैसा ही एंड होगा, तुरंत सेम आईडी पासवर्ड पे क्लिक कीजिएगा, सेम आईडी पासवर्ड, और दूसरा मीटिंग ज्वाइन हो जाएगा। साउंड कम कर दिए, अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो खूब दीक्षा ठीक बोली, ठीक है भैया, थैंक यू दीक्षा। अश्विनी ने लिख के डिलीट कर दिया। देखो कोई भी टीचर का आवाज जो है ना, वो थोड़ा सा कड़ा हो ही जाता है, क्योंकि चिल्लाना पड़ता है। अभी क्लास में हम तो माइक लगा कर रखे हैं अपने कोचिंग में, क्योंकि बच्चे इतना हल्ला करते हैं ना, आप आ जाएंगे तो आपको माइक से पढ़ाना पड़ता है। वो छोटा ही रूम है मेरा, बड़ा रूम नहीं है, फिर भी आपको पढ़ाने के लिए हमको माइक यूज करना पड़ता है। तो उस समय आप लोग कान भी पकड़ना पड़ता है। हम तो चिल्लाना हम लोग को पड़ता है। तो मेरा पिछले साल तबीयत खराब हो गया था, तो ज्यादा ही हम चिल्ला दिए थे, तो उस साल से हम माइक यूज कर रहे हैं। लेकिन अभी तो कोई माइक वाइक नहीं, तो मेरी खुद की आवाज है। तो टीचर का आवाज थोड़ा सा चिल्लाते चिल्लाते हो ही जाता है, थोड़ा कौवा जैसा, इन शॉर्ट। हर टीचर का हो सकता है, कुछ म्यूजिक टीचर्स हो तो उनकी बात अलग है, लेकिन बाकी टीचर्स तो चिल्लाते हैं तो हो ही जाता है। हेडिंग है इलास्टिक कॉलिजन इन 1 डायमेंशन। हेडिंग है इलास्टिक कॉलिजन इन 1 डायमेंशन। इसके ऊपर लिखिएगा वीवीआई का पावर इन्फिनिटी। आप चाहे किसी कॉलेज स्कूल कहीं भी हो, ये आना तय है 5 मार्क्स तक में। इलास्टिक कॉलिजन इन 1 डायमेंशन, वीवीआई का पावर इन्फिनिटी, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इलास्टिक कॉलिजन इन 1 डायमेंशन। इसका दूसरा नाम है हेड ऑन कॉलिजन, HEAD, हेड ON ऑन, हेड ऑन कॉलिजन, हेड ऑन कॉलिजन, इलास्टिक कॉलिजन इन 1 डायमेंशन। हम लोग इलास्टिक की बात कर रहे हैं, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन की बात, और इसको बोल सकते हैं हेड ऑन कॉलिजन, HEAD, हेड ON ऑन, हेड ऑन कॉलिजन, ठीक है।
if the particles, हम बोल रहे लिखना नहीं है, if the particles keep moving along the same direction as it was moving before the collision is said to be one dimensional collision. यही ना कि अगर पार्टिकल उसी डायरेक्शन में मूव करते रह जाएं जिस डायरेक्शन में वो टक्कर के पहले मूव कर रहे थे, तो वो कहलाता है इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन या कॉलिजन इन वन डायमेंशन. लेकिन अगर हम लोग इलास्टिक की बात करें इसलिए बोल रहे हैं इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन. या इसको लिखा हुआ मिलेगा आपको वन डायमेंशनल इलास्टिक कॉलिजन या हेड ऑन कॉलिजन. वन डायमेंशन, वन डी, या इसको आप चाहो तो बोल सकते हो हेड ऑन कॉलिजन. सुनिए, दो मास है M1 M2, आपको इसमें क्या पता करना है. अगर दोनों का वेलोसिटी आपको पता है इनिशियल, ये जा रहा था V1 से, ये जा रहा था V2 से, टक्कर हुआ, टक्कर के बाद V1 डैश कितना होगा और V2 डैश कितना होगा, हमें ये पता करना है. टक्कर के बाद V1 डैश कितना होगा और V2 डैश कितना होगा, समझ में आया. टक्कर के बाद V1 डैश कितना होगा, V2 डैश कितना होगा, ये पता करना है. कॉलिजन कैसा है, क्वेश्चन में बताया हुआ है इलास्टिक कॉलिजन. तो देखिएगा, अकॉर्डिंग टू, आप पेन लिख रहा है यार, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से जितना मोमेंटम बिफोर कॉलिजन था उतना ही मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन होगा. तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम, इसका भी होली है, आफ्टर कॉलिजन. अच्छा, गलत पेन ही हम उठा लिए थे, इसमें फिलअप किया, वो पेन ही नहीं था. मोमेंटम बिफोर कॉलिजन कितना था भाई, M1 V1. हम एरो लिख के चल रहे हैं लेकिन वन डायमेंशनल कॉलिजन में एरो ना भी लगाए तो भी चलता है, ठीक है. M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश. लेकिन चूंकि वन डायमेंशनल है, ऑब्वियस सी बात है, सब एक डायरेक्शन में है तो एरो लगाने की आवश्यकता नहीं है. हम फिर से बोल रहे हैं क्योंकि वेक्टर में जब सेम डायरेक्शन में तो सिंपली ऐड होता है, इसीलिए इसका एरो हटा रहा है ताकि आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन में डायरेक्ट दिखा सके. हमें किसका वैल्यू निकालना है, 12 बताइए. हमें V1 डैश नहीं पता, टक्कर के पहले दोनों कितना स्पीड में था. मान लो ये गाड़ी था, ये दूसरा गाड़ी है, 60 का स्पीड में, ये 40 का स्पीड में, तो टक्कर के बाद स्पीड किसका कितना होगा वही पता करना है. V1 डैश V2 डैश, एरो क्यों हटा दिए क्योंकि वन डायमेंशनल कॉलिजन है, ठीक है. M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश. इक्वेशन नंबर 1. अगर M1 को इधर ले आओगे तो M1 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा V1 माइनस V1 डैश. M2 उधर जाएगा, M2 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा V2 डैश माइनस V2. इक्वेशन नंबर 2. यहाँ तक कहीं कोई समस्या है ही नहीं, नॉर्मल सी बात बोले हैं भाई. कॉलिजन क्या है, इलास्टिक है. सिंस कॉलिजन इज इलास्टिक, सिंस कॉलिजन इज इलास्टिक, और कॉलिजन अगर इलास्टिक है तो इसका मतलब ये है, अब मीटिंग में 10 मिनट बचा हुआ है, वार्निंग मैसेज आया हमको, तो इसका मतलब कि और 10 मिनट बाद आप सेम आईडी पासवर्ड से जुड़ जाएंगे. इलास्टिक कॉलिजन है, इसका मतलब ये है कि जितना काइनेटिक एनर्जी बिफोर था उतना ही, या इनिशियल था उतना ही काइनेटिक एनर्जी फाइनल या आफ्टर द कॉलिजन होगा. तो भाई बिफोर में काइनेटिक एनर्जी कितना था, हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ M1 V1 डैश का स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 डैश का स्क्वायर. देख लीजिए ध्यान से, सिंपल कैलकुलेशन है, कोई बहुत बड़ा गणित हम सोल्व नहीं कर रहे हैं. यहाँ पे सब साइड से हाफ 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 कैंसिल हो जाएगा, ऑब्वियस है, कोई बड़ा तो रॉकेट साइंस नहीं बोले. हाफ 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 कैंसिल. ये M1 यही है, ये M1 इधर आएगा तो M1 से M1 कॉमन हो जाएगा, तो M1 अगर हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा V1 स्क्वायर माइनस V1 डैश का स्क्वायर. यहाँ बचेगा M2 अगर यहाँ है और ये वाला M2 भी इक्वल टू का साइन उधर गया तो M2 कॉमन निकालेंगे तो ये प्लस में होगा V2 डैश का स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो माइनस में V2 का स्क्वायर. ठीक है. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कोई नया बात तो नहीं. M1 है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखा थोड़ा सा चमक रहा होगा, हल्का सा, ज्यादा नहीं चमक रहा है, हमको पता है। इज इक्वल टू m2 v2 डैश का स्क्वायर माइनस v1 डैश का स्क्वायर। कैसे लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे हम लोग, पूरा चमकने वाला जगह पे तो नहीं लिख सकते हैं, कैसे जाएगा? यहाँ लिखेंगे हम लोग m2 v2 डैश माइनस v2 इंटू v2 डैश प्लस v2। देखो यही लिखेंगे हम लोग। दिख रहा है आपको यहाँ तक? कोई दिक्कत तो बोलो। इक्वेशन नंबर 3। अब आप लोग मेरे लिए कम से कम इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कीजिए। इक्वेशन नंबर 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2। हम किस चीज के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं? v1 डैश और v2 डैश पता करने के लिए। हमने कौन कौन सा यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया? पहला फॉर्मूला यूज किया मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर, उसमें दाएं दाएं करके m1 कॉमन निकाले। दूसरा हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया? दूसरा हमने यूज किया काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन, उससे भी m1 m2 कॉमन निकाले। और तो कुछ नहीं किए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में a प्लस बी a माइनस बी कॉमन निकाले। इक्वेशन नंबर 3 अगर आप लिखना चाहते हो तो ये है m1 v1 प्लस v1 डैश इनटू v1 माइनस v1 डैश इज इक्वल टू m2 v2 डैश प्लस v2 इनटू v2 डैश माइनस v2। यहाँ पे हम तो छोटा लिख दिए किनारे में जगह कमी की वजह से। कोई दिक्कत? तुम लोग हर्षित को तो इसमें भी दिक्कत होगा, मैसेज नहीं आया थोड़ा सा उसको बड़ा लिखना होगा ना। इक्वेशन नंबर 1 ये था, ये इक्वेशन नंबर 2 था। इक्वेशन 3 को डिवाइड करें इक्वेशन 3 ये है। देखो सब बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, कहीं छोटा नहीं किए कुछ। फिर भी आपको दिक्कत देगा तो भी हम फोटो भेज के आपको इस व्हाट्सएप पे फिर से चेक करवाएंगे कहाँ क्या दिक्कत है। m1 v1 plus v1 dash into v1 minus v1 dash is equal to m2 v2 dash plus v2 into v2 dash minus v2। ये लिखा आपको, इक्वेशन 3 है। डिवाइड करना है इक्वेशन नंबर 2 से। इक्वेशन 2 m1 v1 minus v1 dash m2 v2 dash minus v2। चेक करिए यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। m1 को काटेगा, v1 डैश ऊपर नीचे ये कैंसल, m2 ये वाला टर्म कैंसल। देख लो तो कहीं कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत तो बताइए। नहीं? अद्भुत। क्या बचा है यहाँ पे? देखो v1 प्लस v1 डैश इज इक्वल टू v2 डैश प्लस v2। थोड़ा तो सजाते हैं, ये क्या है? v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v2 डैश माइनस v1 डैश। इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 बहुत कमाल का इक्वेशन है, इसको अगर आप समझ पा रहे हैं तो ये क्या है वो सुनिए। अगर ये 100 का स्पीड से आ रहा है और ये जा रहा है 80 का स्पीड से, तो 100 माइनस 80 कितना होगा? 20। जिस स्पीड से m2 को लगेगा कि m1 उसके नजदीक आ रहा है वो होता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। टक्कर के बाद अब ये अलग होगा, तो ये जा रहा है v2 डैश से, ये v1 डैश से। टक्कर के बाद सेकंड वाले का स्पीड बढ़ जाएगा, तो अब सेपरेट हो रहा है। तो हो सकता है कुछ स्पीड अलग हो, लेकिन ये बात तय है कि अगर यहाँ पे डिफरेंस 20 आया है तो यहाँ भी दोनों का डिफरेंस 20 ही आएगा। देखो v2 डैश माइनस v1 डैश इक्वल टू v1 माइनस v2। इसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जिस स्पीड से आ रहा है, और ये कराता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, जिससे सेपरेट हो रहा है। तो इलास्टिक कोलिजन की एक और पहचान, इलास्टिक कोलिजन की एक पहचान जो यूनिक थी वो तो था कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है पहले बात का। ये आप इक्वेशन यूज कर सकते हैं। इलास्टिक कोलिजन में आप ये भी यूज कर सकते हैं कि मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर। लेकिन इलास्टिक कोलिजन में एक और फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, ये फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला क्या है? ये है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये ना भूले, आप अपना नाम, गांव, मुखिया का नाम, सरपंच का नाम सब भूल जाएं, आप कौन है ये भी भूल जाएं, लेकिन ये ना भूले वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। v1 माइनस v2, देखो पहले 1 था लेकिन बाद में 2 डैश बाद वाले का वेलोसिटी बढ़ जाता है। तो अभी तक आपका v1 डैश v2 डैश नहीं आया है, लेकिन 4 इक्वेशन आए। इन 4 इक्वेशन का हम फोटो आपको पहले भेज रहे हैं
और फिर इसके आगे मिटा के फिर से काम करेंगे। तो आप देख लीजिए, हर्षित राज ने फिर से मैसेज किया है पूरा बोर्ड में लिखने के लिए। जितना लिख रहे हो कम नहीं है हर्षित। हम देखें कई लोगों को प्रॉब्लम होता है। अरे यार चमक रहा है, कोशिश किए हैं आपको जो फोटो भेजने का वो क्वालिटी में ठीक ही जाएगा, लेकिन तो चमक रहा है बोर्ड। ठीक है, बोला दोनों हर्षित को प्रॉब्लम है, हमसे दोनों को मतलब दुश्मनी है हमसे, दोनों के दोनों हर्षित को। एक दूसरा हर्षित को कुछ लिख के भेजा है, इसको भी चेक कर लेते हैं क्या बोला। नालायक वाला बात मुझे लिख दिया है। शशांक शेखर बोला सही है, गुड, थैंक यू। माता जी सुनो, बैठो माता जी सुनो, माता जी डालेंगे बैठो। बिटवा नहीं दिख रहा, दोनों दिख रहा है, हम बिट्टू को बुला के। ठीक है बैठो बैठो, ठीक है बैठो बैठो। हाँ हो गया। अब इसके बाद हम सोल्व करने जा रहे हैं मीटिंग नंबर 2 में। यहाँ तक समझ में आ गया है। अब हम मीटिंग नंबर 2 में सोल्व करने जा रहे हैं, तो आप मीटिंग नंबर 2 ज्वाइन कीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं। उसमें 2 मिनट बचा हुआ है, फिर भी मीटिंग नंबर 2 ज्वाइन कीजिए। अब उसमें सोल्व करेंगे आगे, क्योंकि P1 डैश नहीं क्लास